मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कहलाता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। इस बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस में आज डिस्कशन का टॉपिक है ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन। ओम्स लॉ क्या है और इसके वेरिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग ओम्स के लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक मेटालिक वायर है। जब हम लोग इस मेटालिक वायर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। मान लिया जाए कि अभी इस मेटालिक वायर से 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। जब इस मेटालिक वायर से 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। जब इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर का पास कर रहा है तो इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। अब मान लिया जाए कि इसके दोनों एंड इस वायर से 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। जब 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको हो जाएगा 4 वोल्ट। इसी तरह से अगर आपने इस वायर से 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 6 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के। तो ओम्स का कहना है कि इफ ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, इफ ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, आपको 4 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो फिजिकल कंडीशंस कहलाती है। जैसे इस वायर का लेंथ, ये फिजिकल कंडीशंस है। दूसरा, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी फिजिकल कंडीशंस है। तीसरा, इस वायर के नेचर ऑफ मटेरियल, ये भी फिजिकल कंडीशंस है। और चौथा, इस वायर का टेम्परेचर। अगर इन 4 चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, अगर इन 4 चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफ ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ मेटालिक वायर is directly proportional to electric current through the wire। तो आप देखेंगे मैंने ओम्स के लॉ में लिखा है, ओम्स लॉ रिलेट्स बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। It states that if all other physical conditions remain same, then potential difference across the two ends of metallic wire is directly proportional to electric current through the wire। Potential difference across the two ends of wire is directly proportional to potential electric current through the wire। ये ओम्स का लॉ है। इस लॉ के बेसिस पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। आइए किस तरह से ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं इसको समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, ये एक वायर है। मान लिया जाए कि इस वायर का नाम AB है। इस वायर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक करंट I है। I इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर AB। मान लिया जाए कि इस वायर AB के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये V है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ वायर AB। ओम्स का कहना है कि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। यूजिंग ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, जहां के R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी का नाम है रेजिस्टेंस।
तो ये एक रिलेशन हो गया V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स के लॉ में V और V आई आर के बीच में पूछा जाए कि रिलेशन क्या होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे। आप R को अगर सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। तो V और I के बीच का रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर भी आप कह सकते हैं, या R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I भी कह सकते हैं। ये करंट, ये रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन है। अब आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V बाई आई। फिर से देख लें, R इज इक्वल टू V बाई आई है। ये एक फॉर्मूला मिल गया जिस फॉर्मूला से हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला तीनों तरह के मटेरियल्स के लिए होल्ड करता है। मतलब इस फॉर्मूला से हम लोग मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और इवन इंसुलेटर्स का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर मेटेलिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स। ये फॉर्मूला तीनों के लिए है। सो R इज इक्वल टू V बाई आई इज नॉट ओम्स लॉ। ये फॉर्मूला ओम्स लॉ नहीं है, ये रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है, क्योंकि ओम्स का लॉ सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए है, और ये फॉर्मूला मेटेलिक कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स तीनों के लिए इक्वली होल्ड्स करता है। तो याद रखेंगे R इज इक्वल टू V बाई आई इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज नॉट ओम्स लॉ, बिकॉज दिस फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर मेटेलिक कंडक्टर, इंसुलेटर्स एज वेल एज सेमीकंडक्टर। लेकिन ओम्स का लॉ सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक कंडक्टर के लिए होल्ड करता है। आइए नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप सभी जानते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। आइए ये 1 ओम क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग 1 ओम को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा कि R इज इक्वल टू V बाई आई है। अगर V का वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, मतलब ये एक वायर है, सॉरी, मान लिया जाए कि ये एक वायर है, और इस वायर के दोनों एंड्स के बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है, और इस V का वैल्यू 1 वोल्ट है, और इससे पास करने वाला जो करंट है वो 1 एम्पियर है। तो इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो इस फॉर्मूला में V का वैल्यू पुट करेंगे, V 1 वोल्ट और I 1 एम्पियर है, तो ये आपको मिलेगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर को ही 1 ओम कहा जाता है, मतलब 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्विवेलेंट होता है 1 ओम। तो अब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा यदि उससे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे जब उसके दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। हेंस रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी ऑफ 1 ओम इफ 1 ampere of electric current flows through the wire when potential difference between the two ends of wire is of 1 volt। बात समझ में आ गई? Resistance of a wire will be 1 ohm if 1 ampere of electric current flows through the wire when potential difference across the two ends of wire is of 1 volt। तो ये था ओम्स का लॉ और 1 ओम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स पे। आइए हम लोग ओम्स लॉ पर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस is connected across two terminals of a battery of 12 volt, 3 ampere of electric current begins to flow through the wire, calculate resistance of wire। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, लेकिन जब उसके दोनों किनारे को किसी बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी से 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो बताना है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आप देख ले क्या क्या गिवन है। V का वैल्यू दिया हुआ है
ये है 12 वोल्ट। I का वैल्यू दिया हुआ है, ये I है 3 एम्पियर और आपको R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। R के लिए फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाई I। V का वैल्यू पुट करेंगे, ये है 12 वोल्ट और I का वैल्यू है 3 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट पर एम्पियर। तो इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 वोल्ट पर एम्पियर, इसे 4 ओम भी कहते हैं, तो इस वायर का रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका काम है कि सबसे पहले डाटा को नोट करें, उसके बाद क्या निकालना है उसकी पहचानी करें और फिर फॉर्मूला यूज करें। लिखा हुआ है इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम is connected across the two terminals of a battery, electric current through the wire is 2 ampere. Calculate supply voltage of battery. आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया गया है, रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसी तरह से करंट का वैल्यू दे दिया गया है और करंट है 2 एम्पियर। V आपसे पूछा गया है कि ये V क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा। तो अभी आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। I का वैल्यू है 2 एम्पियर, I 2 एम्पियर है और R जो है वो 2 ओम है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आ जाएगा और ये आपको वोल्ट में हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है 4 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वोल्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। लिखा हुआ है a wire of resistance 3 ohm can take out an electric current of 4 ampere from a battery if another wire of unknown resistance is connected in parallel with the wire. Electric current from the battery becomes 7 ampere. Find unknown resistance. आइए ये क्या है ये समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये अपने पास एक बैटरी है, ये एक बैटरी है और मान लिया जाए कि इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है। जब हम लोग इस बैटरी के साथ एक वायर जोड़ते हैं, अ वायर ऑफ 3 ओम कैन टेक आउट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी, तो इस बैटरी से 4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए यहां पर करंट का वैल्यू दिया हुआ है और ये करंट का वैल्यू है 4 एम्पियर। ये वैल्यू कब है, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू है R1, ये आपको 3 ओम है। 3 ओम के रेजिस्टेंस को बैटरी के 2 टर्मिनल से जोड़ देने पर जो करंट पास कर रहा है वो 4 एम्पियर है। अब कहा जा रहा है कि एक दूसरा वायर इसके पैरेलल में जोड़ दिया गया है, लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है ये हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन बैटरी से कितना करंट निकल रहा है वो मालूम है। पहले बैटरी से 4 एम्पियर करंट निकल रहा था, अब बैटरी से 7 एम्पियर का करंट निकल रहा है। जब बैटरी से 7 एम्पियर का करंट निकलेगा तो ये करंट को पास करने के लिए 2 रास्ते इस बार हैं। एक ये वाला जो रास्ता है जो कि 3 ओम का है, और एक ये वाला जो रास्ता है इसका रेजिस्टेंस अननोन है, ये नहीं पता है। तो अगर 7 एम्पियर का करंट यहां से निकल रहा है तो पहले वाले रेजिस्टेंस से 4 एम्पियर का करंट ही पास करेगा और बाकी जो बच गया है वो दूसरे वाले से पास करेगा, ये है 3 एम्पियर। तो इसका मतलब हुआ कि I2 का वैल्यू हो जाएगा 3 एम्पियर। R2 का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। अब आप देखेंगे कि दोनों का दोनों वायर पैरेलल में जुड़ा हुआ है और सेम बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना V1 का वैल्यू होगा उतना ही V2 का। V1 का फॉर्मूला होगा I1 इंटू R1, जबकि V2 का फॉर्मूला हो जाएगा I2 इंटू R2। अब आप वैल्यू पुट कर दें, I1 का वैल्यू है 4 एम्पियर, R1 का वैल्यू है 3 ओम, I2 का वैल्यू है 3 एम्पियर और R2 का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है। तो इस तरह से एम्पियर और एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। मतलब ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हो जाएगा 4 ओम। तो ये था ओम्स का लॉ। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे
ओम्स के लॉ को वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सपोज कीजिए हम लोग यहां पर ओम्स के लॉ को वेरीफाई करने वाले हैं और कोई अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। सर्किट डायग्राम में हम लोग एक बैटरी लेते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, फिर एमीटर का निगेटिव टर्मिनल एमीटर का निगेटिव टर्मिनल एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। ये रेजिस्टेंस रियोस्टेट के साथ जुड़ा होगा और फिर की से होता हुआ बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इस रेजिस्टेंस R के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर इस प्रकार से ज्वाइन किया जाता है कि एमीटर का निगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के निगेटिव टर्मिनल के साथ हो। इस तरह से हम लोग जोड़ देते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर दिखाया गया है V क्या है, V वोल्ट मीटर है। ये वायर, ये जो रेजिस्टेंस R है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है इसको मेजर करेगा। तो V है वोल्ट मीटर, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। उसके बाद देखेंगे A, ये है एमीटर, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। तो A है एमीटर, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। उसके बाद B, ये B बैटरी है, ये सर्किट को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करता है। B बैटरी, इट सप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट टू द बैटरी। उसके बाद देखेंगे की है, इट इज यूज टू मेक एंड ब्रेक ऑफ सर्किट। सर्किट मेक करने के मतलब होता है कि सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है और ब्रेक करने के मतलब होता है कि कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। तो ये की है जो कि सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। RH, ये रियोस्टेट है, इट इज यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट में कितना करंट भेजना है इस बात को कंट्रोल रियोस्टेट के जरिए किया जा सकता है। तो ये था एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम। अब आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग की को क्लोज करते हैं। जब की को क्लोज करते हैं तो एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देना इस बात को दर्शाता है कि इस सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। तो पहले स्टेप में की को क्लोज किया जाएगा और उसके बाद एमीटर में डिफ्लेक्शन होता है जो ये दर्शाता है कि इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। सेकेंड में अब हम लोग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जैसे रियोस्टेट है, रियोस्टेट को सबसे पहले सेट करेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल पर। मान लिया जाए कि रियोस्टेट को सेट किया गया है और वोल्ट मीटर का रीडिंग 1 वोल्ट है। इस समय एमीटर से जितना करंट पास करेगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर से समझिए, रियोस्टेट को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वो 1 वोल्ट है। इस समय सर्किट में जितना करंट पास कर रहा है वो एमीटर से मेजर कर लेंगे। मान लिया जाए कि पास करने वाला करंट 0.1 एम्पियर है। अब हम लोग रियोस्टेट को फिर से एडजस्ट करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे। थोड़ा आगे करने से मान लिया जाए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 वोल्ट का हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि एमीटर का जो रीडिंग हो जाएगा वो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह से रियोस्टेट को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा। मान लिया जाए कि इस बार हम लोगों को 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वोल्ट मीटर में, तो करंट का वैल्यू मिलेगा 0.3 एम्पियर। अगर 4 वोल्ट का अप्लाई करते हैं तो 0.4 और 5 वोल्ट का अप्लाई करते हैं तो ये 0.5 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट को x एक्सिस पर लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर। आइए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है K is closed, there is deflection in the ammeter. This shows that electric current begins to flow through the circuit. Different values of potential difference is applied across R.
and corresponding values of electric current is recorded. पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट था तो करंट का वैल्यू 0.1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट था तो करंट का वैल्यू 0.2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट था तो करंट का वैल्यू 0.3 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था तो करंट का वैल्यू 0.4 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था तो करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर है। हम लोगों को मालूम है कि R जो होता है वो V डिवाइडेड बाई I होता है। पहले वाले केस में देखेंगे V का वैल्यू 1 है और I का वैल्यू 0.1 है, तो 1 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर आप सेकंड में देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 2 वोल्ट है और करंट 0.2 एम्पियर है, 2 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, 3 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू हर समय सेम रह रहा है। अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर करंट को x एक्सिस पर और पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पर लेते हैं। यहां पर 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है और 0.5 है। यहां पर पोटेंशियल वोल्ट में लिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, ये 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और 5 वोल्ट है। तो ग्राफ आप देखेंगे कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ये ग्राफ करंट एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, इस एंगल के tan को कहा जाता है स्लोप। तो ये स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं, स्लोप के मतलब होता है tan थीटा और tan थीटा होता है P डिवाइडेड बाई B। इस डायग्राम में P का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा और B का वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर, तो आप देखेंगे 5 वोल्ट को 0.5 एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो 10 वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा। 10 वोल्ट पर एम्पियर को ही कहा जाता है 10 ओम। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये जो वायर का रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था और ये रेजिस्टेंस स्लोप से भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। मतलब VI ग्राफ का स्लोप करंट एक्सिस के साथ रेजिस्टेंस मेजर करता है। जितना ज्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस उतना अधिक होगा। तो अब हम लोग चले आएंगे कंक्लूजन पर। क्या कंक्लूजन है? द VI ग्राफ फॉर मेटेलिक कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस लीनियरली with increase in potential difference, hence Ohm's law is verified। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। यही तो ओम्स का लॉ था, इसलिए ओम्स का लॉ वेरीफाइड हो जाता है। दूसरा है द स्लोप ऑफ VI ग्राफ विद करंट एक्सिस मेजर्स रेजिस्टेंस। मैंने स्लोप निकाल करके दिखाया है, स्लोप रेजिस्टेंस मेजर करता है। जितना ज्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। इसके बाद है आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कुछ भी रहा हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा 10 ओम ही मिलता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम for all values of potential difference. The value of resistance is same. This type of resistance is called static resistance। फिर से बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कुछ भी हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है, ऐसे रेजिस्टेंस को कहा जाता है स्टैटिक रेजिस्टेंस। तो मेनली जो यहां पर हम लोगों ने लर्न किया है ओम्स के लॉ में, तो पहला ये लर्न किया कि एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, दूसरा होता है R इज इक्वल टू V बाई I, तीसरा है कि VI ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है, VI ग्राफ मेटेलिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन होता है और ग्राफ का स्लोप ये रेजिस्टेंस मेजर करता है। मतलब रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोग स्लोप निकालेंगे, जितना ज्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन वो देखेंगे। द VI ग्राफ फॉर मेटेलिक वायर A एंड B इज शोन बिलो। दो वायर है, एक A है और दूसरा B है। A का रेजिस्टेंस RA है और B का रेजिस्टेंस RB है। VI ग्राफ ऑफ टू मेटेलिक वायर्स A एंड B इज शोन बिलो। इफ RA एंड RB be the resistance of A and B respectively, then which is higher resistance? इन दोनों में कौन सा रेजिस्टेंस हायर है ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा
उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप देखेंगे बी का जो एंगल है वो tan थीटा बी है और ए का जो एंगल है वो tan थीटा ए है। तो ए का एंगल सॉरी बी का जो एंगल है वो ए के एंगल से ज्यादा है। अब आप दोनों तरफ tan ले लें तो tan थीटा बी विल बी ग्रेटर देन tan थीटा ए। और tan जो रिप्रेजेंट करता है वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। tan के मतलब वो स्लोप और ये tan थीटा बी वायर बी का स्लोप है, इसलिए बी का रेजिस्टेंस होगा और ये ए का रेजिस्टेंस होगा। तो ये आपको हो जाएगा आर ए। तो इस मैथमेटिक्स से आप देख रहे हैं कि आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, मतलब बी का रेजिस्टेंस ए के रेजिस्टेंस से ज्यादा है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? The VI graph for two metallic wires A and B makes angle 30 degree and 60 degree with current axis. VI ग्राफ है A and B का और ये एंगल बनाता है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ करंट एक्सिस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस? आइए देखते हैं। ये आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। यहां पर I ले रहे हैं और यहां पर V। एक ग्राफ है VI ग्राफ वायर A का है जो करंट एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री का बनाता है। एक दूसरा वायर है B का, ये आपको करंट एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका रेजिस्टेंस है RA और इसका रेजिस्टेंस है RB। तो आपको थीटा A का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा B का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये भी है 30 डिग्री, और RA डिवाइडेड बाई RB का वैल्यू मालूम करना है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं RA डिवाइडेड बाई RB, ये हो जाएगा RA के लिए tan थीटा A, RB के लिए हो जाएगा tan थीटा B। अब आप tan थीटा A का वैल्यू पुट करें, ये 30 डिग्री है और ये आपको 60 डिग्री है। 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 60 का होता है √3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, मतलब RA बाई RB का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्लोप के जरिए हम लोग रेजिस्टेंस का रेशियो भी मालूम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The VI graph of two metallic wires at two different temperature T1 and T2 is shown below. ये VI ग्राफ है, इस बार आप देखेंगे थोड़ा बदल दिया गया है। Y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक करंट है और X एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दो वायर का है, एक जो है टेम्परेचर T1 पर है और दूसरा टेम्परेचर T2 है। तो पूछा गया है कि कौन सा टेम्परेचर हायर होगा। हम लोगों को मालूम है कि मेटेलिक वायर में हायर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हायर होता है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हाई होगा उसका टेम्परेचर भी हाई होगा। तो अब आप ये देखेंगे इस ग्राफ में, अगर T1 के लिए एंगल की बात करें तो ये θ1 है। हम लोग एंगल जब भी मेजर करेंगे तो वो करंट एक्सिस के साथ मेजर करेंगे। तो यहां पर T2 करंट एक्सिस के साथ θ2 का एंगल बनाता है और T1 करंट एक्सिस के साथ θ1 का एंगल बनाता है। इसका मतलब हुआ कि θ2 ये बड़ा होगा θ1 के। तो ये बताता है कि tan θ2 ये बड़ा हो जाएगा tan θ1 के। tan θ2 के मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफ R2 विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ R1, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब T2 ग्रेटर हो जाएगा T1 के, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। तो ये था ओम्स लॉ और इससे संबंधित क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। ठीक, ओके, थैंक यू।